नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग आर्टिकल 22 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्यों आपको पुलिस अरेस्ट, कैसे आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपको क्या मतलब प्रावधान है उससे बचने का, आपके क्या राइट्स हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि आपके आर्टिकल 22 में आता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 21 के बीच में। ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इक्वलिटी के बारे में, कि हमें कैसे समानता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा फ्रीडम क्या है। ठीक है। समानता की बात तो कर ली, अब फ्रीडम के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो का फॉर्मेट जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 में बोलता है कि हमें कौन कौन से अधिकार है। तो देखा जाए तो हमारे टोटल 6 राइट्स हैं। कौन कौन से? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, एक्सप्रेशन का है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कहने का मतलब कि हम लोग एक सभा बना सकते हैं, एक असेंबली बना सकते हैं बिना हथियार रखे। ठीक है। ग्रुप बना सकते हैं, ये बोलता है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब एक तरह की बात करें तो एक संगठन बना सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप का, इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। ठीक है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ये 19 के पार्ट 3 में बोलता है। नेक्स्ट है हमारा 4 पार्ट, बोलता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, ये बोलता है कि हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में, कहीं भी जा सकते हैं, ये हमें अधिकार है। जो 5वां पॉइंट है वो बोलता है कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कहने का मतलब कि हम लोग कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं। ये हमें 19 जो है आर्टिकल्स, ये हमें अधिकार देता है, राइट्स देता है। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब कहने का मतलब कि हमको अधिकार है प्रोफेशन का, कैसा भी प्रोफेशन रख सकते हैं, क्या कोई भी बिजनेस ट्रेड ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और बात करें तो ये फ्रीडम है हमारा। ठीक है। इसमें टोटल बात करें तो एक 7 था, मतलब बात करें तो 7 पॉइंट्स था। वो अमेंडमेंट जो हुआ था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, इसमें जो राइट्स था, एक आपका बात करें तो आपको प्रॉपर्टी का राइट था, मतलब एक बात करें संपत्ति का राइट, तो इसे अभी डिमोलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया यहाँ से। तो इसमें था कि बोला गया था कि अगर आप कहीं किसी राज्य में रह रहे हो तो सरकार जो है, अगर आप ज़मीन खुद का खरीदते हो तो सरकार जो है कभी भी उसको उसको ले सकती है, अगर उसको काम पड़ा तो ये जो था चेंज कर दिया गया कि आपका इसका राइट्स नहीं है, मतलब इसके आपका फ्रीडम नहीं दिया गया है इस पे, कि अगर आपकी संपत्ति जो है अगर आपने खुद ली है तो उसको भी सरकार ले सकती है। और जो आर्टिकल्स बात करें जो 31 में आया था, याद है आपको, जब बात करे थे कि ये जो आर्टिकल्स है आपको हटा दिया गया है। आपको बताया होगा मैंने कुछ जब अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट, तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 31 में आता है, उसको डिमोलिश कर दिया गया था, और वो अब आ रहा था आपका 38 में, 300 में। आपको बताया था इसके बारे में। तो उसमें था कि अगर आपको संपत्ति मिलता है बाबा आपके पिताजी से या दादाजी से, तो उसको भी सरकार उसको एक्वायर कर सकती है, उसको जब ज़रूरत पड़े तो। ठीक है। इस पे आपका अधिकार नहीं है। तो ये था। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, इन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर फ्रीडम दिया गया है। तो देखिए, हमें फ्रीडम क्या क्या दिया गया है कि हम जो है अपना ओपिनियन अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। बाय माउथ, राइटिंग या पेंटिंग के जरिए, या तो मुंह से बोलकर हम अपना फ्रीडम एक्सप्रेस करें। ठीक है। या कुछ लिख के अपना फ्रीडम एक्सप्रेस करें। ठीक है। पेंटिंग और पिक्चर दिखा के हम अपना बात करें तो अपना व्यू रख सकते हैं समाज में। तो ये कुछ हमारा राइट्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भी कुछ पाबंदी है कि आप कुछ अनसंट नहीं बोल सकते। मतलब कुछ कहने का मतलब कि आप किसी के साथ गाली गलौज अभी ये नहीं बोल रहे हो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, देश की सुरक्षा उसके खिलाफ आप नहीं आवाज़ उठा सकते। ठीक है। मोरल इथिक्स पे आप नहीं बोल सकते, कोर्ट पे नहीं बोल सकते हो। ठीक है। विदेशी संबंध में आपका राइट्स नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी किसी कंट्री की बुराई करने लगो, ये सब आपका बात करें तो अधिकार नहीं है। ठीक है। ये हमारे बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। आपने कुछ देखा होगा कि किस तरह से जो नेता होती है वो गिरफ्तार कर लेती है,
करवा देते हैं। हालांकि पॉलिटिकल एंगल से वो गिरफ्तार करवा लेती है, लेकिन संविधान आपको ताकत देता है कि आप छूट सको उसको। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ही देता है आपको कि आप इससे बच। मान के चलो आप किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो आपको वो गिरफ्तार कर, बशर्ते अगर आप उसका क्रिटिसाइज करो और आपका जो लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, जो आपके शब्द हैं वो प्योर बात करें तो गाली गलौज उसमें नहीं है, कुछ अब शब्द भाषा यूज़ नहीं की गई है, तो आपका ये हमारा संविधान ताकत देता है कि आपको कुछ नहीं होगा। बस ये आपके बात करें, लेकिन बशर्ते आप गाली गलौज करते हो तो नेता जो है आपको तो पकड़ेंगे ही, और इसमें आपको कोर्ट भी मदद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करें कि आपको और के क्या 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 फ्रीडम दे जाती है। देखो तो यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दी जाती है, मतलब बात करें तो मीडिया को भी फ्रीडम दी गई है। आपको पता है होगा कि किस तरह से जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो था, प्रेस इंडेक्स, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, उसमें इंडिया की क्या रैंक आई थी, आपको मैंने बताया था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बात करते इम्प्रूवमेंट भी होगा करेंट अफेयर, अगर आपको पता हो तो 2021 इंडेक्स का प्रेस इंडेक्स, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। पहला। दूसरा है कि आपको फ्रीडम है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, आप एडवर्टाइज कर सकते हो अगर अच्छा एडवर्टाइजमेंट है तो, ये नहीं कि कुछ भी दिखा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है, फोर्थ है कि अगर आपके फ़ोन ट्रैपिंग, अगर मान के चलो आपके कन्वर्सेशन है और उसको ट्रैपिंग किया जा रहा है, मतलब ट्रैप किया जाता है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, ये आपके अधिकार हैं। टेलीकास्ट कर सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं करेगी कि नहीं यही दिखाना है, इस टाइप का कुछ आप पे दबाव नहीं डालेगी, ये अधिकार है आपका, हमारे संविधान देता है। फिर बोलता है कि आपका यहाँ पे बात करें तो ये राइट्स देता है कि आपके गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आप जान सकते हो, यहाँ पे मौन रख सकते हो, मौन कहने मतलब यहाँ साइलेंस रख सकते हो, आपका ये फ्रीडम है। अब जैसे कोई एक सभ्य समाज में आदमी, मान के चलो कि प्रेसिडेंट जो हमारे प्रणब मुखर्जी थे, उनकी कोरोना से डेथ हो गई थी, तो उनके लिए एक बात करें तो उनके लिए मौन धारण किया गया था, आपको पता होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए हम लोग मौन रखते हैं, ठीक है, साइलेंस रखते हैं, 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। तो ये एक तरह का उनके लिए रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग कि वो हमारे लिए बहुत कुछ थे, हमारे बीच नहीं रहे, तो ये हमें उनको एज ए रिस्पेक्टफुली हम लोग करते हैं, तो आपको ये फ्रीडम देता है। नेक्स्ट है, बात करता है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर प्री सेंसरशिप आपको लगाती है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, बशर्ते अगर न्यूज़पेपर अगर गलत न्यूज़ नहीं दिखा रही है तो। अगर आप सरकार के खिलाफ सही न्यूज़ दिखा रहे हो तो सरकार इस पर पाबंदी, प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकती है। फिर लास्ट आखिरी पॉइंट बोलता है कि आपका जो राइट्स है वो डिमोन्स्ट्रेशन का है, मतलब तो प्रदर्शन कर सकते हो, धारणा कर सकते हो, बशर्ते आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके अधिकार है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है, उसमें क्या क्या अधिकार है। देखो तो इसमें बोला गया है कि देखो आप एक सभा बना सकते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो पब्लिक मीटिंग में, जिसमें आपका बात करें तो पब्लिक मीटिंग होगा, ठीक है। अगर आप धरना वगैरह कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये आप कर सकते हो। हड़ताल नहीं कर सकते बशर्ते, ठीक है, दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, तो ये यहाँ पे हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ये सब कर रहे हो असेंबली, अगर उसमें अगर आपको हथियार, अगर बात करें अगर पीसफुल तरीके से नहीं है, अगर उसमें आपके हथियार पाए जाते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हो, ठीक है, दंगे करते हो, तो आपको पकड़ लिया जाएगा अंडर द सेक्शन जो है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत आपको मजिस्ट्रेट जो है आपको पकड़ सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। अब देखेंगे आपको यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ को जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको बात करें तो हो सकता है। जैसे कि अगर आप धरना वरना कर रहे हो और आप अगर वो धरना जो है अगर पीसफुली तरीके से भी कर रहे हो और ऐसा उसमें एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे इंडिया की सोवनिटी और इंटीग्रिटी की बात आ जाए, अगर आप इस चीज़ को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अंडर सेक्शन 44 के बारे में क्या है। तो देखिए इसके अंदर आपका एक और चीज़ आता है सेक्शन 141, इसमें क्या होता है, देखो अगर धारा 144 लग जाता है तो आपको तो गिरफ्तार करेंगे ही पुलिस, साथ ही साथ अगर आपको 141 अगर लग जाता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ फॉलो करना होगा। देखो आप यहाँ ग्रुप इकट्ठा नहीं कर सकते, 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा किए हैं, मान के चलो रोड पे खड़े हैं, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई इलीगल एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते उस दौरान, तो ये सब है इसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा। हिंदी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ दिया हुआ है कि 5 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति को एक साथ यहाँ असेंबल नहीं होना है, ठीक है, एक कानून या कानूनी प्रक्रिया के निषेध का विरोध करने के लिए, ठीक है, ये सब आपका यहाँ प्रावधान दिया हुआ है, देख सकते हो।
नेक्स्ट आपका बात कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, आपकी फुली आज़ादी है, आपको आज़ादी दी जाती है कि आप एक बात करें तो संगठन बना सकते हो, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो जिसके अंदर आप पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। जब मन तब आप पॉलिटिकल, अगर आपके पास लग रहा है कि हाँ मेरे पास 1,000 लोग हैं तो उसमें से एक सभा पहले बना दिए, फिर उसमें आप एसोसिएशन बना सकते हो। तो ये आपके राइट्स हैं, आपके फ्रीडम दी हुई है, ठीक है, आप कर सकते हो, बशर्ते उसमें अगर ऐसा कुछ ना हो जिससे इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि ये बात करें कि अगर आप ऐसे संगठन बना रहे हो जो कि भारत के सोविनिटी और इंटीग्रिटी पे आ जाती है, बात करें कि उनके सिक्योरिटी पे अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, भारत के खिलाफ आप बोल रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। तो ये कुछ दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, कि देखो कि आप कहीं भी भारत में कहीं किसी भी जगह जा सकते हो, ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हो। लेकिन भारत में भी बात करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना नहीं है, उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जैसे कि बात करें कि आप आंध्र प्रदेश कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एरिया, मिजोरम में नहीं जा सकते, वहाँ पे स्पेशल लाइन ऑफ परमिट होता है, आपको परमिट लेना पड़ेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर ट्राइबल्स ग्रुप के ट्राइबल्स एरिया में आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो चले जाते हैं ट्राइबल्स एरिया में। जैसे अमेरिका के एग्जांपल लें कि 500 से ज़्यादा ट्राइबल्स एरिया में गए और उनकी ज़मीन धोखे से या फिर बात करें तो उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करके अपनाएं। तो इस वजह से उनके कल्चर को बचाने के लिए सरकार ऐसा स्पेशल प्रावधान देती है, खास तौर से ट्राइबल लोगों को। कि देखोगे कि CA-NRC में भी जब झगड़ा हुआ था तो उस वक्त भी जो मोदी गवर्नमेंट थी वो क्या की थी कि जब अमेंडमेंट की थी बिल को, तो उसमें स्पेशल लिख दी थी प्रावधान कि जो इनर लाइन परमिट के एरिया जो आते हैं वहाँ पे CAA और NRC लागू नहीं होगा। तो ये सब आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे आपको बता दें कि फ्रीडम ऑफ, हाँ, कि अगर आप देखो यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ, देखो ये चीज़ नहीं बताया मैंने, कि आपका फ्रीडम जो है, आप अगर भारत में अगर इंटरनली अगर आप मूव कर रहे हो तो इसकी आज़ादी आपको 19 देती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो इसकी आज़ादी आपको आर्टिकल 21 देती है, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है, आगे फर्दर बात करेंगे, ये आपकी आज़ादी देती है। चलिए नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मतलब कहने का मतलब कि आप घर वगैरह मतलब कहीं भी बना सकते हो, रह सकते हो। आप मान के चलो अगर मुंबई में, आप बिहार के हो, मुंबई गए और आपको वहाँ अच्छा लगा, वहाँ पे काम वगैरह कर रहे हो, प्रोफेशनली आप अच्छे हो, तो वहाँ पे आप ज़मीन लेके घर बना सकते हो या फिर एक अपार्टमेंट खरीद सकते हो। तो ये आपके फ्रीडम है, राइट्स है, तो आप कर सकते हो। इसको सरकार वगैरह जो भी है ये आपको नहीं रोकेगी, ये कहता है इसमें, ठीक है। लेकिन ट्राइबल्स एरिया में इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि ट्राइबल एरिया के ग्रुप में जाके आप वहाँ पे इस टाइप का चीज़ नहीं कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो है आपको रोकी टोकी जाती है। तो ये सब था, सिंपल भाषा में मैं सिंपली समझा रहा हूँ। पूरा डिटेल में आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ जिसका बात करें कि पॉलिटिकली अगर वो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये सब चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हूबहू लाइन जो है मैंने M लक्ष्मीकांत से कॉपी किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। अगर जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की MCQ की तैयारी करते हैं तो उनके लिए नॉर्मल जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि फ्रीडम, देखिए आपको अब क्या क्या फ्रीडम दिया गया है। सबसे पहले आपको फ्रीडम दिया गया कि आपको असेंबली बनाना है, सॉरी, पहले दिया गया कि आप एक्सप्रेशन कर सकते हो, अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है। आपका पुतला जला सकते हो, झंडा लहरा सकते हो, फ्लैग होस्टिंग कर सकते हो। फ्लैग किसका? इंडिया, ये नहीं कि दुश्मन के देश का फ्लैग होस्टिंग कर सकते हो। आपको यहाँ आज़ादी दी जाती है कि हो सकता है आप भारत का फ्लैग तो करोगे ही, साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लैग है उसको आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, या फिर रिलीजियस फ्लैग हो गया उसे आप लोग ले सकते हो। तो ये आपकी आज़ादी देती है। नेक्स्ट है असेंबली, सभा बना सकते हो, फिर बाद में संगठन बना सकते हो, एसोसिएशन कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो, निवास कर सकते हो, मतलब बात करें तो सेटल हो सकते हो, रिसाइड हो सकते हो। इसके बाद आप प्रोफेशन भी कर सकते हो, इस पर भी सरकार रोक टोक नहीं लगाती है, ठीक है। आपको जो चीज़ करना है आप कर सकते हो, इसमें आपकी आज़ादी है भाई, ठीक है। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करो, ट्रेड करना है ट्रेड करो, ऑक्यूपेशन करना है ऑक्यूपेशन करो। यहाँ पे किसी का रोक टोक नहीं है, आपको फुली आज़ादी है यहाँ पर दी जाती है। तो ये था हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में दोस्तों हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 20 जो कि बहुत बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशंस फॉर ऑफेंस।
जिसका मतलब होता है कि अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। देखिए आर्टिकल 20 और 22 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग 22 तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन 20 अभी बात कर लेते हैं। देखिए ये बोलता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति है या आप हो, अगर आप कोई क्राइम करते हो और मान कर चलो कि आप किसी से झगड़ा कर लिए, ठीक है, और वो इंसान या वो व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर कर दिया, आपने किसी का हाथ झगड़ा लड़ाई किया, मान के चलो ग्रुप में होता ही रहता है लड़कों में, तो दो गुट में हो गया मारपीट और चल गए आप, कोई एफआईआर कर दिया कि इसने मेरा ये फलाना XYZ नाम का आदमी है और इसमें ये लोग शामिल थे और इन्होंने मिलके मेरे लोगों को या हाथ तोड़ दिया या पैर तोड़ दिया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होगा कि आप पे मुकदमा चलता है। आपको अभी पनिश नहीं किया जाएगा जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि आपने किया है कि नहीं। ये प्रूव होगा कब? जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब। तो बोला जाता है कि आपने अपराध किया है और आप चले गए हो जेल के अंदर। तो अभी जेल के अंदर गए नहीं हो, अभी गए हो वहाँ कस्टडी में गए हो, पुलिस आपको ले गई है, तो यहाँ पे आप पे मुकदमा चलता है, ठीक है। अब जब तक मुकदमा चलेगा तब तक अभी आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन जैसे ये प्रूव हो जाता, मान के चलो आपने मुकदमा की आप पे जब वो क्राइम हुआ आपने किया था जब, तो उस वक्त जब किए थे उस वक्त टाइमिंग था 2019, और जब आपको ये प्रूव हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन से प्रूव हो जाता है नहीं आपने ही इस आदमी का मर्डर किया या फिर इसने इसके साथ गलत व्यवहार किया, मारा है, काटा है या रेप वगैरह जो भी किया है, 5 साल बाद पता चलता है इन्वेस्टिगेशन से कि आपने किया है और ये प्रूव हो जाता है। तो क्या 5 साल बाद 2019 के 5 साल बाद बात करें तो क्या उस टाइम आपको वही पनिशमेंट मिलेगी जो आपका 2019 में थी? तो याद रखिएगा नहीं। जो 5 साल बाद यानी 2024 में अगर जो कानून है अगर वो मिल रही है आपको, तो ये आप कह सकते हो ये नहीं मिलेगी। आपको 2019 का जो लॉ है उसके अनुसार आपको क्राइम मतलब पनिशमेंट दी जाएगी। अब 2019 में था कि आप जो भी क्राइम करेगा, जो भी मर्डर करेगा, जो भी जैसा भी, मान के चलो आपने हाथ पैर तोड़ा है किसी का और आपका 5 साल ये प्रूव हो जाता है 5 साल के अंदर कि आप नहीं वो आप ही जो मतलब मुजरिम हो, तो आपने अगर मारपीट किया है तो इसकी सज़ा जो 2019 में मात्र 6 महीने की जेल थी, ठीक है, 6 मंथ की जेल थी, लेकिन यही 2024 में ये 5 साल की जेल हो जाती है। तो 5 साल वाला जेल आपको नहीं मिलेगा, आपको 6 महीने वाला जेल मिलेगा, क्योंकि ये बोला गया है कि अपराध के समय का कानून ही लागू होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि नो डाउट जियोपैडी, मतलब नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब अगर आप जेल से छूटते हो, ठीक है, आपने मारपीट किया, आपको सज़ा हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपको पता चल गया, प्रूव हो गया कि हाँ आपने ही वो काम किया है, मारपीट में आप शामिल थे, आपको ये प्रूव हो जाता है और आपको 6 महीना का जेल हो जाता है या फिर साल भर का, जो भी उस टाइम का जो सज़ा होगा उस टाइम में आपने किया होगा, तो हो जाता है। फिर आप जेल से छूट जाते हो, अपना समय पूरा करके, अपने अपराध का जो पनिशमेंट है उसको कोटा पूरा करके आप जेल से छूट जाते हो। और फिर क्या करते हो कि अब आपको अगर फिर से वो सज़ा करते हो तो वो तो सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो याद रखिए पुलिस के पास ऐसा ताकत नहीं है कि अगर आपने अपराध किया हो तो उसी की सज़ा फिर से मिले। मतलब एक अपराध की एक सज़ा है, 2 अपराध करोगे तो उसकी अलग सज़ा होगी, याद रखिए। अब आपने क्राइम किया कुछ दूसरा चीज़, मान के चलो मारपीट किया, मर्डर ही कर दिया आपने, जेल से निकले आप कहोगे नहीं हम जा रहे हैं मर्डर करने, अब आप मर्डर ही कर दिए तो आपको मर्डर का ये सज़ा नहीं मिलेगा कि आपको 6 महीने का जेल या 1 महीने का जेल मिलेगा, 1 साल का जेल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सीधे हो सकता है फांसी की सज़ा हो जाए या फिर उम्र कैद की सज़ा हो जाए, तो ये होगा, यानी एक अपराध की एक सज़ा है। थर्ड पॉइंट कहता है कि नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब खुद के विरुद्ध में आप गवाही नहीं दे सकते हो। मतलब आप ये नहीं कर सकते जैसा साहब मैं निर्दोष हूँ, आप मेरा बात मान लो, मेरा भोला भाला शकल है, मैं गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, सिंपैथी दिखाएं। सरकार यहाँ कोर्ट यहाँ पे बात करें तो जो न्यायपालिका है यहाँ पे कोई दया रहम नहीं दिखाती है, क्योंकि उसके आंखों पे पट्टी बांधा हुआ, आपको पता होगा ना, तराजू लिए एक औरत लेडी आंख पे पट्टी बांधा हुआ रहता है। उसका क्या मतलब होता है कि इस कानून के सामने सब समान हैं। कानून यहाँ किसी को नहीं देखता कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, कौन लंगड़ा है, कौन लूढ़ा है, कौन बहरा है, कौन जैसा भी है, तो ये चीज़ देखता है कानून।
कुछ नहीं देखता है वहाँ पे। तो ये चीज़ है कि आप खुद के विरोध में आप यहाँ गवाही नहीं दे सकते हो। यहाँ पे गवाही देने के लिए कोई व्यक्ति आएगा जो गवाही दे सकता है कि हाँ ये जो व्यक्ति था वो कल रात मेरे साथ था, इसने क्राइम नहीं किया है, जज साहब मैं इनके साथ खड़ा था, इसका सबूत है मेरे पास, ये वो। तो इससे आप बच सकते हो। लेकिन आप खुद से कॉन्विक्ट करते हो, खुद से बोलते हो कि ये चीज़ मैंने नहीं किया है, तो आप कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर सकते हो जज साहब को। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा आर्टिकल 21 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब आपको है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। अभी हाल का ही न्यूज़ बता दें, कल का न्यूज़ है कि जिसमें एक दो कपल थे, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते थे और उनको थ्रेट मतलब मिलता था कि लड़का हुआ है बोलता था कि लड़की के परिवार वालों से हमको धमकी मिल रही है कि मुझे जान से मार देंगे। तो वो इसको लेके, इस मामला को लेके हाई कोर्ट में गए और बोले कि सर हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब वहाँ बात किए तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वहाँ हाई कोर्ट जो थी हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं क्यों, क्या हो सकता है किसी चीज़। उन्होंने बोला कि लिविंग रिलेशनशिप इज मोरली एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल, सो ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। ऐसा कल ही परसों का न्यूज़ है, आया था। तो लेकिन आर्टिकल 21 वो बोल सकते हैं, आर्टिकल 21 तो बोलता है प्रोटेक्शन दे सकते हो, आप बोल रहे हो नहीं दे सकते हो। हालांकि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला, हो सकता है कुछ अलग ही उसका केस होगा। मैंने उसको पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा था, बस मैंने ऐसी हेडलाइन पढ़ ली थी न्यूज़ की, तो मैंने आपको बताया। अब ज़रा दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा कि आपके जो राइट्स हैं वो क्या क्या हैं। इस 21 आर्टिकल्स में क्या क्या मेंशन की गई है कि टोटल 34 तरह के राइट्स आप देख सकते हो। ये 10 हो गया, यहाँ 24 हो गया और यहाँ पे 34, तो टोटल 34 तरह के राइट्स आपको मिलते हैं इस 21 आर्टिकल से। ठीक है, आपको बाकायदा यहाँ पर पुलिस अगर आपको उठा कर नहीं ले जा सकती है कभी भी। बात करें आपकी प्राइवेसी कभी नहीं गवर्नमेंट आपकी छीन सकती है। कोई भी इंसान बात करे तो अगर आपको कोई लंगा करके ऐसे रोड पे आपको हरास करता है, या देखोगे गांव में अक्सर, अब तो बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखोगे गांव में एक लेडीज़ को या बूढ़ी लेडीज़ को डाइन बताकर, ऐसे विच चीज़ बताकर उसको न्यूट करके ऐसे गली मोहल्ले में उसको घुमाते हैं, मारते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। तो फिर आप लोग गांव के लोग कहते हैं कि नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तो इस वजह से क्योंकि आपने उस पर्सन की प्राइवेसी को आपने छीना है। इस वजह से यहाँ पे पूरा फ्री एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, प्राइवेसी, लिवलीहुड, ठीक है, लीगल एड्स और सोलेटरी कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके खिलाफ आप आवाज़ हो सकते हो। सोलेटरी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि अगर पुलिस आपको कभी भी अगर उठाकर बिना कोई आप गलती किए आपको उठा के ले जा रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। ये आपको अधिकार देता है आर्टिकल 21। ठीक है, आपको बात करते हैं हैंड कफिंग नहीं कर सकती है पुलिस। ठीक है, अगर आपको जबरन आपको हथकड़ी नहीं लगा सकती है, बिना वारंट का, बिना अरेस्ट वारंट का आपको आकर अरेस्ट करके नहीं ले जा सकती है। ठीक है, आपको ट्रेवलर का भी राइट्स है। ट्रेवल के राइट्स बात आ रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बार मेनका गांधी को ट्रेवल करना था विदेश में, तो जो भारत सरकार थी वो मेनका गांधी को बैन लगाई थी कि ये नहीं ट्रेवल कर सकती थी। उस वक्त शायद 2009 की बात है कि कब की बात है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ये जो इनके भारत सरकार इन पे जो पाबंदी लगाया था इसको हटाया, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये बात करें तो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है। तो इस वजह से आर्टिकल 21 इनका वॉलेट ना हो रहा है होते हुए इस वजह से इसको हम हटा रहे हैं, सरकार ने जो इन पर लगाया है। तो ये कुछ था दोस्तों, ये सब आपको अधिकार दे रही है। अगर आप मान के चलो शादीशुदा हो और आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हो, तलाक लेना चाहते हो, तो ये भी आपका राइट्स है कि आप तलाक ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो औरतें हैं उनके जो हस्बैंड से अगर तलाक आपको लेना है तो आपके हस्बैंड अगर तलाक नहीं देना चाहते हैं, आपको बाकायदा आपको हरास कर रहे हैं, ठीक है, मारते हैं और आपको तलाक नहीं लेने दे रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकती हो, कोर्ट में जा सकती हो, आपको तलाक मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो आपके हस्बैंड अगर आपको हरासमेंट करते हैं तो उसको भी यहाँ पे क्राइम, एज ए क्राइम के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा और पुलिस उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देती है, कोर्ट देती है। ठीक है, तो ये सब टोटल आपको 34 तरह के राइट्स है जो कि आपको इस 21 आर्टिकल्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आपको बताती है। अब बाकायदा हम लोग बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में। देखो ये जो है 21A, देखो अच्छा एक बात आपको बताया कि 21A का क्या मतलब है। देखो अब ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। ठीक है, ये 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसको बताया गया कि 6 साल बच्चे से लेके 14 साल के बच्चे को यहाँ पे बात किया जाए तो एजुकेशन फ्री में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात किया गया था। अब फ्री में एजुकेशन मिलती तो है, लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में
क्यों नहीं वो डेवलप हो पाते हैं। देखो वहाँ पे क्यों पढ़ाई ठीक नहीं होती है। देखो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, वो बहुत ही सुस्त किस्म के होते हैं। हालांकि कुछ प्रोफेशनल भी होते हैं, कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल, लेकिन ज़्यादातर गांव देहात में बात करें, जो स्कूलें होती हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ जो टीचर होते हैं ना, वो पैसा बहुत उनको अच्छा खासा मिलता है और वो पढ़ाते भी नहीं है बच्चों को। वो पैसे लेके अपना ऐश मौज करते हैं। और जब भी इसको प्राइवेटाइजेशन की बात हो जाती है तो एक बहुत बड़े पैमाने पर देखोगे कि कुछ लोग जो है कि भारत सरकार के खिलाफ होते हैं, और बहुत बड़े कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत सरकार के साथ भी रहती है अगर इसको प्राइवेटाइज के मुद्दे को अगर किया जाता है तो। क्योंकि देख लो, अभी देख लो, सरकारी बैंक को अगर प्राइवेटाइज की जाएगी तो कुछ लोग इस पे समर्थन भी देते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार देखो सरकार के लिए लोग अंधभक्त हो गए हैं, इनको नहीं दिख रहा है सरकार सब कुछ बेच रही है। क्यों वो सरकार के साथ देते हैं? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर बैंक जाते हो ऐसा कोई सरकारी काम कराने, आपको कितना मुश्किल होता है उस चीज़ को अप्रूवल करना। अगर आप बैंक में गए हो, आपको लोन लेना है या फिर आपको कोई पासबुक अपडेट कराना है, बाप रे, कहोगे कि यार कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मतलब कुछ को एक काम आपको समझ लो 4 दिन बाद दौड़ाएगा। आपको आधार कार्ड बनवाना है, आपको पैन कार्ड बनवाना है, और चले जाओ ब्लॉक में जाते हो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने, तो कितना आपको दौड़ाते हैं वो लोग। तो इस वजह से लोग जो होते हैं कि प्राइवेटाइज की तरफ ज़्यादा झुकाव रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि प्राइवेट जो कंपनी रहती है वो लोग जो काम करते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर बनाती रहती है। ठीक है, उनको 12-12 घंटे काम करवाती है। और आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो आपको अगर मान के चलो पासबुक खुलवाना है, आपको अकाउंट खुलवाना है, तो देखोगे कि नॉर्मल सा अगर आप अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी या पैन कार्ड का फोटोकॉपी 4 फोटो दे दो साइन करके, देखो वो लोग एकदम आपका बना देंगे, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बैंक में। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भी बात करते हैं। रेलवे प्राइवेटाइज, अगर कुछ रेलवे प्राइवेटाइज हो जाते हैं कहीं कहीं के रेलवे स्टेशन, तो देखोगे कि वहाँ पे जो सुविधा जो मिलेगी आपको हाई स्टेटस की तरफ से मिलेगी। और वही जहाँ सरकारी होता है, आप देखोगे कि वहाँ ठीक से ट्रेन नहीं चलती है, लेट चलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन में प्रॉफिट ही है, प्राइवेटाइजेशन में एडवांटेज है, वहाँ भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है। ठीक है, मोनोपोली क्रिएट हो सकता है, ये भी ज़्यादा डर है। तो सरकार जो काम करती है वो बात करें तो संविधान के दायरे में रह के काम करती है। आपको विश्वास होना चाहिए आपके अपने संविधान पे और अपने न्यायपालिका पे। न्यायपालिका और अपने ये संविधान पे भरोसा बना कर रखोगे, सरकार के ये लोग हाथ बांध के रखे हैं। क्योंकि ये लोग, सरकार जो है कुछ अपने मनमानी नहीं कर सकती, तो भरोसा दिलाते हैं, मतलब ये दिलवाती है हमारी जो संविधान है कि आप चिंता ना करो, भरोसा रखो। आपके राइट्स अगर हनन हो रहे हैं तो आप आवाज़ उठा सकते हो। न्यायपालिका आपको अधिकार दे रही है, और इस न्यायपालिका आपको न्याय देती है, और ये आपको अधिकार हमारा संविधान देता है। तो ये ड्यूटी बनाया गया। बात करें दोस्तों एजुकेशन का, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में अमेंडमेंट करके, कि हर एक नागरिक को यहाँ पर बात करें तो बच्चे को फ्री में पढ़ाना होगा। अपने 6 साल के बच्चों को लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में नहीं, बात करके पढ़ाना होगा। अब हर घर में देखो, हर एक नागरिक को ये एक तरह से मौलिक ड्यूटीज़ बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है, मौलिक कर्तव्य, कि आपको ये करना ही है। अपने बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में एजुकेशन देना ही है। 10th तक देखोगे, मैक्सिमम गांव में देखोगे 10वीं तक कोई अपने लड़की को पढ़ाता है। जो ज़्यादा गरीब होते हैं 10वीं तक ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बाद में शादी ब्याह कर देते हैं, बात अलग है, लेकिन पढ़ाते तो हैं। अभी भी कुछ गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ है जो नहीं करते हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। मैंने अच्छे से इस लेक्चर को कवर किया है, सब कुछ आपको बताया है डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। और
प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो का आपका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी आपको PDF मिल जाएगा और इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।